Welcome back, friends. Today we will start our class 8, chapter 1, natural resources and their uses. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया गया है, ऑन व्हाट बेसिस वी हैव कैटेगराइज, और क्या कनेक्शन है बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ अनसस्टेनेबल यूज ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो दूसरा पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हमारे डिफरेंट लाइफ के जो आयाम है उनका क्या रिलेशन है जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट है ना। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज ओवर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट कम्स के व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। तो रिसोर्स कब बोलेंगे हम किसी भी चीज को कि नेचर में जो भी चीज पाई जा रही है, व्हेन ह्यूमन यूज these for their sustenance or create new things from them for their consumption, these elements of nature become resources। मतलब कि नेचर में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब उसमें से हम लोग अपने यूज के लिए कुछ भी लेंगे और या उसमें से कोई नई चीज बनाएंगे तो वो हमारे लिए वो चीज जो हो जाएगी रिसोर्स हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ट्रीज हैं। ओके, ट्रीज से हम लोग वुड लेंगे, वुड से चेयर बनाएंगे तो क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। ट्री एक रिसोर्स हो गया। सेम फॉर मिनरल्स। हम लोग क्या करते हैं, मिनरल ओर से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एग्जांपल ले लेंगे आयरन, एल्यूमिनियम। ओके, फिर उसके बाद इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिनरल्स को और को एक तरह से यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो ये रिसोर्सेज हुए। इसके साथ साथ एक तो ठीक है हम लोग अपना उसको यूज कर रहे हैं, कुछ नेचर में जो भी चीज है उसको लिए अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको रिसोर्स बोलेंगे। उसके साथ साथ वो रिसोर्स जो है क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, है ना। तो वो कैसे होगा, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करने की। So it should be technologically accessible and expression should be economically feasible and culturally acceptable। तो ये टर्म और ऐड करनी है उसमें, उस डेफिनेशन में। डेफिनेशन तो ये रहेगी जो दिया हुआ है यहाँ, अलॉन्ग विथ उसमें आगे नीचे ऐड कर देंगे कि इट शुड बी these two lines। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मीन्स हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसके निकालने के लिए, एंड इट्स एक्सप्लॉइटेशन शुड बी इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable। गुड। नेक्स्ट कम्स, so we have discussed that what is a natural resource, कब हम किसी चीज को नेचुरल सोर्स बोलेंगे। नाउ हम आते हैं कि कैसे हम नेचुरल सोर्स को कैटेगराइज करते हैं। तो इसको कैटेगराइज करने के डिफरेंट तरीके हैं। फर्स्ट हम लोग यहाँ जो कैटेगराइज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज वी पुट टू देम। तो सबसे पहला हम लोग क्या कैटेगराइज कर रहे हैं, रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो सब लोग जानते हैं क्या क्या एसेंशियल है लाइफ के लिए हमारी, एयर इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, देन सॉइल विच प्रोवाइड्स फूड। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ क्या क्या है, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। फूड कहाँ से आता है, सॉइल से आता है। तो हमने उसको ले लिया, तो ये तीन हो गए एसेंशियल फॉर लाइफ। देन सेकंड कम्स रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। रिसोर्सेज फॉर मटेरियल मीन्स ऐसा रिसोर्सेज जिनसे हम लोगों ने अपनो उससे मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रखा है, मीन्स ह्यूमन बीइंग क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट। ऐसे जो रिसोर्सेज हैं उनको रिसोर्सेज फॉर मटेरियल बोलेंगे। जैसे ट्रीज, ट्रीज से हम लोग क्या करते हैं, वुड, वुड यूज करते हैं उसका। वुड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाउसेज में यूज करते हैं, चेयर बनाते हैं, है ना, टॉयज बनाते हैं। सेम हमको क्या क्या रिसोर्स मिल रहा है मटेरियल के लिए, आयरन। आयरन को हम लोग बिल्डिंग में यूज करते हैं।
तो वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, हमने दो एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारा रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। थर्ड इज रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। तो ये तो बहुत क्लियर है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनसे एनर्जी हमको मिल रही हो। तो सबसे पहले कहाँ से एनर्जी मिलती है? सन से मिलती है, देन विंड से मिलती है, देन हमारे पास क्या क्या है जो नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ से हम लोग एनर्जी करते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये जो कुछ क्लियर हो गए, और हमारा वाटर से हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। तो सन, विंड, वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम, ये इंपॉर्टेंट कुछ मिनरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो एनर्जी, दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल सोर्सेज, कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड सनलाइट। ओके, हमने बेस्ड ऑन द क्या डिस्कस कर लिया है? बेस्ड ऑन द यूज। सो द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कम्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि अपने आप को वापस से रिप्लेनिश कर सकते हैं, जो वापस से अपनी जो इनिशियल स्टेट थी उसमें आ सकते हैं। तो किसी भी रिसोर्स को रिन्यूएबल होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला तो है रिस्टोरेशन की प्रोसेस होनी चाहिए और रीजनरेशन होना चाहिए। तो पहले हम इनको समझेंगे, व्हाट इज रिस्टोरेशन एंड व्हाट इज रीजनरेशन। तो रिस्टोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट इफ इट हैज बीन डिग्रेडेड और डैमेज्ड। जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट में फायर लग गई, वो डैमेज हुआ है ना, बट देन वो क्या करेगा? अपने आप को फिर से रिस्टोर कर लेगा। तो ये उसकी एबिलिटी टू रिस्टोर है। देन कम्स द रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या है? Regeneration goes beyond the restoration. It is nature's ability to create new life and conditions for thriving. तो रीजनरेशन का क्या एग्जांपल होगा? रीजनरेशन का एग्जांपल है कि ट्रीज की लीव्स जो फॉल करती हैं, फेल जो कर गई, देन क्या होंगी? डिकम्पोज होंगी। आफ्टर डिकम्पोजिशन क्या करेंगी? मिनरल्स अपने सॉइल में छोड़ देंगी, मिनरल्स सॉइल में जाएंगे, देन वापस सॉइल से these mineral will go to the tree. ओके, सो एक साइकिल एक बनती है साइकिल नेचर में। तो अपने आप को रीजनरेट कर रहे हैं कैसे? जो लीफ फेल करी है उसको वापस से उसके मिनरल्स को यूज किया एंड देन ट्री फिर से ग्रो कर रहा है। तो उसकी एबिलिटी हो गई टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड कंडीशंस फॉर थ्राइविंग। ओके, सो हियर कम्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिबिट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीस्टोरेशन एंड रीजनरेशन, इनको बार बार एग्जिबिट कर रहे हैं। ओके, रीस्टोरेशन एंड रीजनरेशन, ठीक है। जैसे कि हमारी रिवर्स हैं, वो रेगुलरली रेन से पैदा होती रहती हैं और मेल्टिंग ग्लेशियर से, मतलब रिवर, हमेशा रिवर में पानी आ रहा है ना। फॉरेस्ट अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं, सॉइल अपने आप को रिन्यू करती रहती है। तो एक एग्जांपल्स हैं। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर, टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट आर सम एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पर इन रिन्यूएबल रिसोर्स में एक कंडीशन है, ये कब तक रिन्यूएबल रहेंगे? जब तक हम इनका यूज कैसा करेंगे? एक रिदम में ये लोग, तो हम लोग इनका यूज सस्टेनेबल वे में करेंगे। सस्टेनेबल क्या होता है? तो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर है। इन सबसे जो एनर्जी मिल रही है हमको, तो ये सब जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो ये लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कब तक रहेंगे? जब तक हम उनको यूज करेंगे ना सस्टेनेबल मैनर। So however, for them to remain renewable, there is a condition. Condition ये है कि the natural rhythm of restoration and regeneration must not be disturbed. So we will take example of forest.
फॉरेस्ट से सपोज हम लोग क्या ले रहे हैं, टिम्बर ले रहे हैं, तो लकड़ी ले रहे हैं। अगर हम लोग उसको जिस रेट पर फॉरेस्ट ग्रो हो सकता है उससे ज्यादा ले रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे फॉरेस्ट क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। एक्सेसिव रेट में हम लोग अगर लेंगे टिम्बर, क्या होगा, फॉरेस्ट डिक्रीज होने लगेगा। फॉरेस्ट विल डिक्रीज, तो वो क्या रिन्यूएबल रिसोर्स रहेगा, एक समय बाद फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो दैट्स वाई रिन्यूएबल रिसोर्सेज तब तक रिन्यूएबल है जब तक हम उसको एक उसकी जो साइकिल है उसके अकॉर्डिंगली यूज कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ, so to remain renewable there is a condition that natural rhythm of the restoration regeneration must not be disturbed. तो ह्यूमंस ने क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया है, एनवायरनमेंट का ओवर एक्सप्लोइटेशन किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि नेचर की बहुत सारी साइकिल्स जो है वो डिस्टर्ब हो गई हैं। मैनी साइकिल्स ऑफ द नेचर हैव बीन डिस्टर्ब। जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल से ड्रिवन हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। फॉसिल फ्यूल मीन्स कोल पेट्रोलियम, कोल पेट्रोलियम, कोल से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सारी जगह यूज कर रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्री से लेकर हमारे व्हीकल्स में। ओके, एंड दूसरी चीज क्या है, कटिंग डाउन द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पसेज। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। तो अब ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो कैसे इफेक्ट करेगी, दैट विल इफेक्ट ग्लेशियर्स। सो एज लीड्स टू राइजिंग टेम्परेचर, on the account of this the glaciers in some places in Himalaya are melting at a rate faster than Himalaya are melting at a rate faster than precipitation can replace them। तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, उसके वजह से हमारी ग्लेशियर्स क्या होंगी, मेल्ट हो रही हैं। बट ये जो मेल्ट हो रही है उसकी रेट क्या है, रेट ग्रेटर है, मतलब जल्दी जल्दी रिप्लेस हो रही है, जिस जिस रेट से वो रिप्लेस हो सकती हैं उससे ज्यादा। देन व्हाट विल हैपन, कि ग्रेजुअली हमारी जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या होने लगेंगी, कम होने लगेंगी, रिट्रीट होने लगेंगी। दैट विल इन फ्यूचर इफेक्ट अवर वाटर सिक्योरिटी। ओके, तो हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर टावर बोलते हैं। तो जो वाटर टावर है हमारा, वर्ल्ड का वाटर टावर देखते हैं, एशिया का वाटर टावर बोलते हैं, तो वो क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा ना। नेक्स्ट कम्स दैट wastes from the industries is often disposed without proper treatment to the rivers। That will what will it do, it will pollute the rivers and that would not be reusable, है ना। And it will also lead to the disturbance of the nature cycle of restoration and regeneration, leading to situation where rivers become poisonous and cannot support life। तो टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हैं, एक बार देखते हैं, इकोसिस्टम फंक्शन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम फंक्शन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज इकोसिस्टम फंक्शन। इकोसिस्टम फंक्शन क्या है, कि नेचर में कुछ चीजें अपने आप हो रही है ना, नेचर अपने आप कर रहा है। जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हमारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। क्या करते हैं वो, नेचुरली फिल्टर करते हैं वाटर को। तो यही पढ़ लेते हैं, नेचुरली फिल्टर वाटर। दूसरा क्या काम करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। थर्ड, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द एनिमल्स। तो वो जो काम कर रहे हैं वो तो एक फंक्शन हो गया। तो इसको बोलेंगे इकोसिस्टम फंक्शन, कि भाई फॉरेस्ट वाटर को फिल्टर करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, और एनिमल्स के लिए रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। तो ये वो इकोसिस्टम फंक्शन। अब इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है, कि भाई जो इकोसिस्टम फंक्शन नेचर जो कर रहा है, अगर उससे ह्यूमन को फायदा हो रहा है और ह्यूमन बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, इकोसिस्टम सर्विसेज हो जाएंगी। तो व्हेन वी बेनिफिट फ्रॉम द क्लीन वाटर, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड एंड पॉलिनेटेड क्रॉप्स because of that forest, then we are receiving ecosystem services from the nature। तो आप समझ गए होंगे अभी। जैसे कि एक बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है कि एक ट्री जो मैच्योर ट्री होता है, एक दिन में 275 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर डे प्रोड्यूस करता है, और एक ह्यूमन बीइंग ऑन एन एवरेज 350 लीटर ऑफ द ऑक्सीजन एवरी डे कंज्यूम करता है। तो अराउंड 350, अराउंड 80% जो ऑक्सीजन डिमांड है ह्यूमन की, वो एक मैच्योर ट्री से आ रही है। तो आप, यू कैन अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री। ओके,
देन कम्स द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जो जल्दी से क्या होंगे, उनमें दो प्रॉपर्टी नहीं होंगे, ना ही रिस्टोर हो पाएंगे ना ही रीजनरेट हो पाएंगे। तो दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एट अ रेट वी यूज देम, क्योंकि क्या है, ये मिलियन ऑफ ईयर्स पे बनते हैं। जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या है एग्जांपल? कोल, पेट्रोलियम। तो ये ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स बने हैं, अब इनको हम लोग यूज कर रहे हैं एट अ फास्टर रेट, जैसे कि हम कोल को यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो एकदम से तो ये रिप्लेस हो नहीं जाएंगे, तो दे टेक्स टाइम। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि ये जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकते, है ना। तो फॉसिल फ्यूल्स एक हो गया, देन मिनरल्स हो गए, मिनरल्स एंड मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड। ओके, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ कोल रिजर्व है इंडिया के अंदर, लेकिन हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, फास्टेस्ट वे में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ज्यादा है, तो हम लोग ज्यादा कोल कंज्यूम कर रहे हैं। तो एट द रेट विच वी आर कंज्यूमिंग आज प्रेजेंट डे में, तो हमारा जो कोल है और 50 ईयर्स तक हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए कि जो रिप्लेनिश नहीं हो सकते हैं, जो बहुत ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में बने हैं, दैट टेक्स अराउंड मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। ओके, मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है, वो कैसे बनते हैं? जब फॉरेस्ट, ट्री एंड एनिमल्स सी के अंदर जब आएंगे नीचे फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, तो वो प्रेशर एंड टेम्परेचर से जाके वो फॉसिल फ्यूल्स बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लेंगे। तो हमने टाइप्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लिया है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। तो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कैसे है, नेचुरल प्रोसेस से बन रहे हैं, और वो क्या है, सब जगह एक जैसी नहीं है। तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल प्लेनेट और इवन विद इन द कंट्रीज। तो क्या होता है, जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जब रहेगा, तो दैट विल लीड टू अनइवन डेवलपमेंट। ओके, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट्स, ट्रेड पैटर्न्स, इंटरेक्ट। तो जहां वो रहेंगे वो क्या होगा, दैट विल लीड टू अनइवन डेवलपमेंट ऑल्सो। ओके, कैसे समझते हैं? तो दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रेड पैटर्न्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट टू। जैसे इंडिया के अंदर एक हमको मैप दिखाया गया है नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे कोल, देखो कोल कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। तो ये जो ब्लैक डॉट है, जैसे नेवेली, यहाँ पर कोल पाया जा रहा है। सिंगरेनी माइन यहाँ पे पाया जा रहा है ना, तालचेर में पाया जा रहा है, कोरबा में पाया जा रहा है, रानीगंज में है, झरिया में है, बोकारो में है। और हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो कोल कोल जो है दैट इज ऑन, और हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, कहाँ है वो, दैट इज ऑन ईस्टर्न साइड है, इसी साइड है कि नहीं कोल। लेकिन अब क्या देखो, नॉर्थ एंड वेस्ट साइड में कोई कोल नहीं है इस एरिया में। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कोल का। सेम फॉर द मिनरल्स। तो बेसिकली हमारे जितने भी मिनरल्स और मेटेलिक मिनरल्स एंड कोल हैं, जो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, वो हमारे पाए जा रहे हैं डेक्कन प्लेट्यू में। तो ये एक तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ही है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है थ्रू आउट द कंट्रीज। तो इसलिए जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज रहेंगी वो इन्हीं एरिया में रहेंगी। तो हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, है ना, उड़ीसा, ये सब स्टेट्स में ज्यादातर हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं रिलेटेड टू मिनरल्स, है ना, ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश। So first we see the industry located near the natural resources create employment opportunity for the local people। कैसे? कि जहां भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वहां इंडस्ट्री आएगी, देन इंडस्ट्री आएगी, वहां इंडस्ट्री आएगी तो वहां पर लोग काम करेंगे, तो इनकम जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा तो क्या होगा, मार्केट आएगा,
मार्केट आएगा तो लोगों को अगेन फिर जॉब मिलेगा और इनकम जनरेशन होगा, तो एक साइक्लिक प्रोसेस है वो। तो मोर मॉडर्न फैसिलिटी विल कम दैट विल improve क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड बिकम accessible। बट ये जो बेनिफिट्स हैं वो एक कॉस्ट पाते हैं, क्या कॉस्ट देखते हैं। तो जितनी भी रिसोर्सेज दिया है, मतलब सपोज दैट कि अगर पर्सन ए है, ओके, पर्सन ए का घर है जहां भी रिसोर्सेज मान लो कोल एक जगह निकल गया है, देन क्या होगा, उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा अपना घर वहां से दूसरी जगह। तो डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा एक और रीजन क्या होता है कि जो लोकल, यहाँ कोल तो निकल गया है, इसके आसपास जो एरियाज हैं आप देखेंगे वो वहां पर पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा ना। तो सेकंड इज, फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, दूसरा पॉल्यूशन, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम, ओके। दूसरी चीज और है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कभी कभी डिस्प्यूट्स भी पैदा करता है। जैसे कि हमारा कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर का वाटर जो है 4 स्टेट्स में जाता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। ये चारों स्टेट्स में क्या है, वो लोग उनका डिस्प्यूट है कि कितना वाटर आप होल्ड कर सकते हैं, कितना वाटर छोड़ सकते हैं। तो ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग को निगोशिएशन और डेप्थ मैनेजमेंट की जरूरत होती है ना, जिससे कि टू मेंटेन द पीस एंड फेयर शेयरिंग। तो नेचुरल सोर्सेज के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर लोग आपस में डिस्प्यूट भी कर रहे हैं। अब एक टर्म आपने सुना होगा, द नेचुरल रिसोर्स कर्व्स। तो क्या है, हम लोग देखते हैं। द नेचुरल रिसोर्स कर्व्स ये है कि एक रीजन है, वहां पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे कि एक रीजन है वो कि रिच है कोल में, आयरन में, वो पूरी तरह से रिच है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो अनडेवलप्ड है। कैसा होगा ऐसे, वो ऐसा तभी होगा कि जैसे कोई एक कंट्री है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जब उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो क्या होगा, वो उनको हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, जो उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हीं को वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो जब वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करेगा तो उससे क्या होगा, लो इनकम होगी। और बेनिफिट किसको मिलेगा, जो इंपोर्ट कर रहा होगा उसको, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है। तो वो टेक्नोलॉजी से क्या करेगा, कोल से बिजली बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, आयरन से बिल्डिंग मटेरियल बनाएगा और बेनिफिट करेगा अपनी टेक्नोलॉजी को। तो यही है हमारा नेचुरल सोर्स कर्व्स, दैट सम रीजन आर रिच इन नेचुरल सोर्सेज कैन एक्सपीरियंस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। A phenomena of this is called natural resource curves, ओके। तो अब जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर ये नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमारे इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, जिससे कि हमारी नीड्स, जो ग्रोइंग नीड्स हैं उनको हम लोग मेट कर सकें। तो एक अच्छी चीज है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी मतलब किस तरह से हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हमको दिए गए हैं उनको यूज करते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे उसको छोड़ के जाते हैं ना। तो सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी मतलब है कि यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट प्रेजेंट जनरेशन की डिमांड्स को फुलफिल करें एंड उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के साथ साथ जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन हैं उनका भी ध्यान रखें, ओके। तो ये है सस्टेनेबिलिटी। So sustainable life on earth requires that we respect nature and use natural resources in such a way that it enables restoration, regeneration of renewable resources and responsible and judicious use of non-renewable funds। तो दोनों को ही बात कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हमको ऐसा यूज करना है कि वो रिस्टोरेशन एंड रिजनरेशन हो पाए, और रिन्यूएबल्स को उनको ऐसा यूज करना है कि वो लॉन्ग टर्म्स तक चले, है ना। सो रिस्टोरेशन एंड रिजनरेशन नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम लोगों ने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं एनसीईआरटी में कि हम लोग किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर रहे हैं और दैट विल क्रिएटिंग ट्रबल्स टू अस।
ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर पे। ओके, तो आप देख रहे होंगे जो ग्राउंड वाटर जो है, आजकल ज्यादातर लोग इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री। उससे क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है एट ए ग्रेटर रेट देन जो रिप्लेनिश हो सकता है उससे। तो ये क्या हुआ है, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल जो है नीचे जाता रह जा रहा है। ओवर द टाइम दिस डेफिसिट build up leading to higher cost of extraction of groundwater eventually to the unavailability. Similarly, the improper use of the chemical fertilizer and pesticide, तो दूसरी चीज है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं लोग। अभी उससे क्या हो रहा है कि वो केमिकल फर्टिलाइजर वो जाके कहाँ मिलेगा, दे विल डिग्रेड द सॉइल एंड ऑल्सो डिग्रेड द वाटर, क्योंकि वो पानी में जाके मिलेगा और सॉइल को डिग्रेड कर रहा है। तो उससे हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको, कि हम लोग जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस थी हमारी उनको यूज करें, जैसे यूज ऑफ द काउ डंग एंड अदर नेचुरल फर्टिलाइजर्स, मल्चिंग, मल्टी क्रॉपिंग एंड सो ऑन, दैट enables holistic soil management. तो अलग अलग हम लोग को यहाँ केस स्टडी दिया गया है। जैसे पंजाब से केस स्टडी है कि वहां पर जो जब ग्रीन वॉल्यूशन आया तो उसके बाद उन्होंने ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन वहां बहुत बढ़ गया है ना, ग्राउंड वाटर से वहां इरिगेशन करते थे ग्राउंड वाटर से। तो क्या प्रॉब्लम हुआ वो लोग देखते हैं। तो इन 1960 द फार्मर शिफ्टेड टू हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट एंड पैडी। ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप है यही ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये सीड्स आए थे 1960 में, है ना। दीज रिक्वेस्ट, अब इनकी डिमांड क्या थी, हाई वैरायटी यील्ड्स की दो डिमांड थी। एक तो इनको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए था, वाटर इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन, और दूसरा इनको चाहिए था केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो हमने अभी देखा कि पानी ज्यादा यूज करने से क्या होगा, ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज करने से ग्राउंड वाटर लेवल रिड्यूस होगा। और दूसरी चीज केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने से क्या होगा कि सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होगी एज वेल एज वाटर पॉल्यूटेड होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि पंजाब की कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ग्राउंड वाटर लेवल हो गया है एट that becomes inaccessible till the depth of the 30 meters, and chemicals from the pesticide and fertilizer have dissolved in the groundwater causing health hazards. तो यही हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। आगे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ये पंजाब स्टेट का डायग्राम है। इसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में दिखाया गया है कि ग्राउंड वाटर लेवल का डेप्थ क्या है। यहाँ देखो, यहाँ कैसे रीड करना है इसको, यहाँ लिखा हुआ है डेप्थ टू द वाटर लेवल, है ना। और ये जो ब्लू है तो डेप्थ 0 to 2 मीन्स वाटर यहाँ इजिली अवेलेबल है। पर ये जो रेड रेड एरिया आपको दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ डेप्थ ऑफ द ग्राउंड वाटर इज मोर, मीन्स एक्सट्रैक्शन इज डिफिकल्ट। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो रेड रेड है, यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, बहुत फॉल कर गया है एक्सेसिव यूज की वजह से। तो ये एक एग्जांपल है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट जो केस स्टडी है, केस ऑफ द सीमेंट। और सीमेंट को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, हाँ, घर बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, रोड बनाएंगे ना, एयरपोर्ट्स बनाएंगे, तो ये सब में यूज करते हैं। अब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जब हम करेंगे सीमेंट को, जब बनाएंगे तो उससे क्या है, बहुत सारी डस्ट निकलती है। अब ये जो डस्ट है बहुत फाइन रहती है ना, फाइन डस्ट रहेगी, ये लंग्स में एंटर कर जाएगी, और जिस भी लंग्स में एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लंग्स में जाएगी, प्लांट की लीव्स पे सेटल हो जाएगी, है ना। तो ये क्या करेंगे, जब लंग्स में जाएगी तो ये डिजीजेस पैदा करेगी, लंग्स डिजीजेस। एंड व्हेन ये प्लांट के ऊपर जाएगी तो क्या है, प्लांट की ग्रोथ को हैम्पर करेगी, तो दो क्रॉप यील्ड कम हो जाएगा। एक तो क्रॉप यील्ड हो जाए, दूसरा डिजीज हो रही है। तो सीमेंट के प्लांट जहाँ भी हैं तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है ना। तो उसको हम लोग को क्या करना होगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा जिससे मिनिमम पॉल्यूशन हो और आसपास की जो पेरिफेरल एरिया है उनका ध्यान रखा जाए, है ना। तो इन एडिशन देयर इज ए मूव टुवर्ड्स क्रिएटिंग अल्टरनेटिव मटेरियल दैट रिड्यूसेस पॉल्यूशन। ये भी एक हो सकता है। पहली बात तो पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाए, पॉल्यूशन इज मिनिमाइज। दूसरा, हम सीमेंट की जगह कोई दूसरा मटेरियल अगर यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर है ना। नेक्स्ट केस स्टडी है वो है हमारी सिक्किम से।
तो सिक्किम ने क्या किया, 2016 में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। क्यों शुरू की? क्योंकि उन लोगों का जो ईल्ड था वो रिड्यूस हो रहा था। ईल्ड क्या होता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया लें या 1 हेक्टेयर एरिया ले लिया, तो इसमें कितने टन क्रॉप क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है। क्रॉप प्रोडक्शन डिवाइड बाय एरिया, तो हो गया ईल्ड। एरिया इज अ फिक्स बट क्रॉप कितनी प्रोड्यूस हो रही है, ईल्ड बढ़ा मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया, है ना। तो उनका ईल्ड रिड्यूस हो रहा था, डिक्लाइनिंग ईल्ड हो रहा था, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि उन्होंने जो केमिकल फर्टिलाइजर था उनको यूज करना बंद कर दिया। नेचुरल हमारे जो काउडंग से जो मैन्योर्स बनते हैं ना, मल्चिंग एंड ऑल, ये सब प्रोसेस शुरू की। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की थ्रू आउट द स्टेट्स। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ कि पहले तो क्या हुआ, ईल्ड थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से सॉइल की जो हेल्थ है, सॉइल हेल्थ इंप्रूव हुई, देन ईल्ड इंप्रूव हुआ, और दूसरी चीज इनकम में इंप्रूव हुई। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मर्स की फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, उनका प्राइसेस हाई रहते हैं, लोग उनको हाई प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी रहते हैं, बिकॉज दे आर केमिकल फ्री, है ना। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज। ये क्यों? सेम फॉर द सस्टेनेबिलिटी, कि हम अगर रिस्पॉन्सिबल वे में अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करेंगे, तो हमारी जनरेशन को, अभी जो जनरेशन उसको भी वो रिसोर्सेज बेनिफिट पहुंचाएंगे, प्लस आगे वाली जनरेशन उसको यूज कर पाएगी, और हम लोग पॉल्यूशन भी नहीं करेंगे। तो उस वे में यूज करना है। तो इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, we need to ensure that we use resources so that they can last long enough for humanity to find more sustainable alternative, मतलब कि ज्यादा देर तक वो चले। तो वो ऐसा कब हो सकता है? तो हम अगर हम स्विच करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, जैसे एनर्जी के लिए हम लोग अभी कोल यूज कर रहे हैं, तो अगर हम धीरे धीरे कोल से शिफ्ट करें किसमें, सन मतलब सोलर एनर्जी में, है ना, विंड एनर्जी में, देन क्या होगा, हमारे कोल का जो कंजम्पशन वो कम होगा, और हम लोग का डिपेंडेंसी ऑन कोल फॉर द एनर्जी भी रिड्यूस होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये आपको सोलर डायग्राम दिखाई देना कि हमको कोल से सोलर पे मूव करना है। नेक्स्ट कम्स द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? ये हमारा इंडिया की लीडरशिप में आया था। एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो कि सनशाइन रिच हैं। दे आर कमिटेड टू हार्नेसिंग द सोलर पावर। तो ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज बनाया गया है, वो क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि जो हमारे सोलर एनर्जी है उसको ज्यादा से ज्यादा हार्नेस किया जाए, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या रहे, आराम से अवेलेबल रहे, मतलब रेडिली अवेलेबल रहे, है ना, हर किसी को, हर कंट्री को मिले। तो इससे क्या होगा, एक डिपेंडेंसी ऑन द कोल रिड्यूस होगा, ऑन द फॉसिल फ्यूल्स, एंड इट विल बेनिफिट टू ऑल वर्ल्ड, बिकॉज पॉल्यूशन उससे क्या होगा, कम होगा। So air pollution caused by the industries and excessive use of fossil fuels affects those who are unable to protect themselves from the hazards. तो क्या है, पॉल्यूशन तो सबको ही, सबके लिए है। तो आसपास के एरिया के लोग जो, अगर इंडस्ट्री है तो उसमें भी तो सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो रहेंगे उनको ज्यादा क्या होगा, हार्म होगा, बिकॉज वो अपने आप को क्या कर पा रहे हैं, उनके पास मीन्स नहीं है। जैसे कि मान लो कोई गरीब आदमी है और उसको लंग्स का डिजीज हो गया, लेकिन उसके पास रुपए नहीं है अपना इलाज कराने के लिए। तो ये यही बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी पॉल्यूशन है वो उनको ज्यादा हिट करेगा जिनके पास अपने मीन्स नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हजार्ड से, है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा क्या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं, देन हमने पढ़ा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, देन हमने पढ़ा कि कैसे सस्टेनेबिलिटी हम लोग को यूज करना है नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ई ज्ञान कोर्स। थैंक यू।